हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। क्लास 10 का एग्जामिनेशन अच्छे से समाप्त हो गया होगा, आप लोग का अच्छा पेपर गया होगा उम्मीद करते हैं, और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने कोचिंग क्लासरूम्स को बंद रखा है, सारे एजुकेशनल एक्टिविटीज ऑनलाइन हो रहे हैं। तो इस परिस्थिति में हमने भी क्लास 11th का जो फिजिक्स है उसको आज से ऑनलाइन शुरू किया पढ़ाना। इस सीरीज में मैं आपको हर डे एक न्यू वीडियो अपलोड करेंगे और आपको दिखाएंगे। इसमें सबसे पहले आज हम आपको फिजिक्स के बारे में कुछ बताते हैं कि फिजिक्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप देखो फिजिक्स किसे कहते हैं, व्हाट इज फिजिक्स। कलम कॉपी निकाल लो और नोट भी करते चलना बच्चों। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज फिजिक्स। बेटा फिजिक्स को पढ़ते वक्त आप न्यूमेरिकल्स बनाते हो, न्यूमेरिकल्स बनाने में मैथमेटिक्स की जरूरत आती है, और वैसे भी फिजिक्स को बिना मैथमेटिक्स के पढ़ना संभव नहीं है। मतलब निश्चित तौर पे फिजिक्स विदाउट मैथमेटिक्स पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब कि फिजिक्स एक गाड़ी है जो मैथमेटिक्स के चक्के पे चलती है। तो कहने का मतलब इसका डिफिनीशन आप दे सकते हो कि फिजिक्स इज अ कार्ट व्हिच मूव्स ऑन द व्हील्स ऑफ मैथमेटिक्स। फिजिक्स एक गाड़ी है जो मैथमेटिक्स के चक्के पे चलती है। फिजिक्स इज अ कार्ट व्हिच मूव्स ऑन द व्हील्स ऑफ मैथमेटिक्स। कोई प्रॉब्लम बेटा? अब देखो इसको मिटाता हूं, नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से इसको। अब देखो हम फिजिक्स को कितने पार्ट में बांटते हैं। फिजिक्स को दो पार्ट में बांटा जाता है। एक क्लासिकल फिजिक्स और दो मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में वैसी चीजें जो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे मोशन पहले से पढ़ रहे हैं। हमारे दादाजी भी मोशन में थे, चलते थे कि नहीं चलते थे? पापा जी लोग भी चलते हैं, हम लोग भी चलते हैं, और आने वाला भी चलेगा। तो कहने का मतलब कि क्लासिकल फिजिक्स हो जिसको हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, और मॉडर्न फिजिक्स हो जो न्यू इन्वेंशंस हो रहे हैं, एटॉमिक, एटम, न्यूक्लियाई, रेडिएशन, ये सब किसमें आ जाएगा? मॉडर्न फिजिक्स में। तो क्लास 11th में वैसे तो टीचर्स मैथमेटिकल टूल्स से शुरू करते हैं, मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ाते हैं, पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देते हैं मैथमेटिक्स का, क्योंकि फिजिक्स को पढ़ने के लिए क्या चाहिए? मैथमेटिक्स। इसलिए मैथमेटिकल टूल्स से शुरू करते हैं। तो हम भी आज जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले मैथमेटिकल टूल्स ही स्टार्ट करेंगे। इसका कुछ थोड़ा थोड़ा बात आपको बताते जाएंगे जो 11th के लिए जरूरी होगा। इसके बाद आता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो आप देखो यूनिट्स एंड मेजरमेंट किसमें जाएगा? क्या पुराने जमाने के लोग मेजरमेंट नहीं करते थे? पहले का जमीन का मेजरमेंट होता था, कपड़ा का मेजरमेंट होता था, यहाँ से पटना की दूरी कितनी है, मुजफ्फरपुर से पटना की दूरी कितनी है, दिल्ली से जयपुर की दूरी कितनी है, जयपुर से मुंबई की दूरी कितनी है। तो ये क्या होता था? मेजरमेंट होता था। तो मेजरमेंट किस टाइम से चल रहा है? क्लासिकल टाइम से, एंशिएंट टाइम से। इसलिए ये भी किसमें चला जाएगा? क्लासिकल फिजिक्स में। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट कहां चला जाएगा? क्लासिकल फिजिक्स में। अब चलो बेटा रेस्ट किसमें होगा? आराम करते थे कि पहले के लोग कि नहीं? दादाजी लोग आराम करते थे। तो रेस्ट किसमें होगा? क्लासिकल में। मोशन भी किसमें होगा? क्लासिकल में। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 9th में भी पढ़े,
11th में भी पढ़ेंगे और आगे ग्रेजुएशन में भी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें किसमें है? क्लासिकल फिजिक्स में। तो 11th का जो फिजिक्स है वो मोस्टली 100% सारा क्लासिकल फिजिक्स है। सबसे पहली बार आप 12th में जाओगे तो मॉडर्न फिजिक्स मिलेगा और चैप्टर्स होंगे एटम, चैप्टर्स होंगे न्यूक्लियाई, ड्यूअल रेडिएशन ऑफ मैटर, ये सारे चैप्टर्स होंगे किसमें? 12th में। लेकिन अभी जो आपका चैप्टर होगा वो बारी बारी से हम लोग देखेंगे, वो किसमें जाएगा? क्लासिकल फिजिक्स में। तो क्लासिकल फिजिक्स कहने का क्या मतलब? पुराना फिजिक्स, ओल्ड फिजिक्स, जिसको हमारे पूर्वजों ने भी पढ़ा है, हम भी पढ़ रहे हैं, वो फिजिक्स किसमें जाएगा बाबू? क्लासिकल फिजिक्स में। और वैसा फिजिक्स जिसमें नया इन्वेंशन हो रहा है वो किसमें आएगा? मॉडर्न फिजिक्स में। तो फिजिक्स के दो मोड हो गए, एक क्लासिकल फिजिक्स और एक मॉडर्न फिजिक्स। कोई प्रॉब्लम? अब चलो बेटा, आज हम लोग शुरू करते हैं मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स को धीरे धीरे समझेंगे। इसमें सबसे पहले मैथमेटिकल टूल्स में एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, कैलकुलस। वैसे तो ये मैथमेटिक्स का चैप्टर है, आपको मैथ्स के टीचर ज्यादा डीपली पढ़ाएंगे, हम उसको इतना ही इसको पढ़ाएंगे जिससे आपका काम चलता है। तो सबसे पहले आज हम इसमें कैलकुलस दो तरह का होता है, एक इंटीग्रल कैलकुलस और एक डिफरेंशियल कैलकुलस। तो आज हम लोग सबसे पहले आपको डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ाएंगे। कौन कैलकुलस पढ़ाएंगे? डिफरेंशियल कैलकुलस। तो टॉपिक बना लेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस, ये डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है? इसको जरा गौर से देखो, एकदम बारी बारी से। बेटा कहीं पे लिखा है लेट y be a function of x। कहीं पे लिखा है कि y किसका फंक्शन है? x का। y be a function of x, इसका क्या मतलब? कि y फंक्शन है x का, y be a function of x। मतलब कि अगर x की वैल्यू बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे y भी बढ़ेगा, x की वैल्यू घटेगी तो y भी घटेगा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव। कहने का मतलब फंक्शन, आपने इसको पढ़ा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैथमेटिक्स में अभी तक। तो जो x पे जो प्रभाव पड़ेगा वही प्रभाव y पे भी पड़े, इस तरह के सिचुएशन को हम फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शन। तो यहां मैंने लिखा था लेट y बी ए फंक्शन ऑफ x, तो इसको मैथमेटिकली आप लिखते हैं y इज इक्वल टू fx। बेटा अगर कहीं पे लिखा हो a इज इक्वल टू fb, तो a इज इक्वल टू फेसबुक नहीं, ऐसी बात। a इज द फंक्शन ऑफ b। a किसका फंक्शन है? b का। कहने का मतलब कि b अगर इंक्रीज करेगा तो a भी इंक्रीज करेगा, b अगर घटेगा तो a भी घटेगा। मतलब दोनों पे सेम सेम प्रभाव पड़ेगा, जो a पे आएगा वो b पे, जो b पे आएगा वो a पे। तो फंक्शन क्लियर हुआ आप लोग का? फंक्शन किसे कहता है? फंक्शन कहने का मतलब प्रभाव पड़ना, एक ही तरह का प्रभाव दोनों पे पड़ रहा है, दैट इज नोन एज फंक्शन। कोई प्रॉब्लम? तो डिफरेंशियल कैलकुलस की पहली चीज यही थी कि फंक्शन को समझना था, फंक्शन किसे कहता है। यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फंक्शन से आगे बढ़े, मैंने यहां बताया लेट y बी ए फंक्शन ऑफ x, तो y इज इक्वल टू fx या a इज इक्वल टू fb। fb का मतलब a इज द फंक्शन ऑफ b या y इज द फंक्शन ऑफ x। कोई प्रॉब्लम? चलिए इसको नोट कीजिए। चलो ये बात समझ गए आप लोग। अब इससे आगे बढ़ाते हैं। मान लो कि x है, x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, स्मॉल इंक्रीज हो रहा है। तो x स्मॉल इंक्रीज कर रहा है, तो बेटा इसको डेल x लिख रहे हैं,
डेल एक्स का मतलब क्या है? चेंज हो जाना। यार डेल्टा का मतलब यार ये नहीं है कि बस पॉजिटिव चेंज है, हो सकता है घट भी रहा हो बढ़ भी रहा हो। यहां मैंने बोला कि एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, मीन्स आप इसको डेल एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डेल एक्स। अगर y की वैल्यू इंक्रीज करे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? डेल y। क्या लिख सकते हैं? डेल y। इसको डेल्टा बोलते हैं, लेकिन आजकल तो पापा डैड हो गए हैं, मम्मी मॉम हो गई है, तो डेल्टा भी डेल हो गया है। तो स्मार्टली बोलना है तो इसको डेल बोलिए, जितनी खराबी आ जाए वो स्मार्टनेस है। तो इसको डेल एक्स, इसको क्या बोलेंगे? डेल वाई। मतलब y के वैल्यू में क्या हो रहा है? चेंज आ रहा है। कैसा चेंज? ए स्मॉल चेंज। ये डेल्टा से ये पता नहीं चलता है कि ये चेंज इंक्रीज का है या डिक्रीज का, बस ये पता चलता है कि डेल्टा मतलब क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो जैसे मान लो आप लोग स्कूल में बेंचेज पे बैठते हो, किसी बच्चा को कहना है कि थोड़ा सा खसको, क्या कहोगे? डेल्टा से डिस्प्लेस हो जाओ। क्या बोलोगे? डेल्टा से। फिजिक्स पढ़ रहे हो यार, फिजिक्स के लैंग्वेज में बात करो कि जरा डेल्टा से डिस्प्लेस हो जाओ। तो डेल एक्स या डेल वाई, ये एक्स में एक्स की वैल्यू में चेंज आ रही है, मीन्स क्या? डेल एक्स। वाई की वैल्यू में चेंज आ रही है, मतलब क्या? डेल वाई। इस दोनों बात को समझ गए? कोई प्रॉब्लम? अब अगर कहीं लिखा है डेल वाई अपॉन डेल एक्स, तो इसका क्या मतलब? अगर कहीं लिखा है डेल वाई अपॉन डेल एक्स, तो इसका क्या मतलब? मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। y में x के रिस्पेक्ट में जो चेंज आया उसको क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल y बाई डेल x। तो इसको क्या पढ़ोगे बेटा? रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। कोई दिक्कत? WRT का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू। कोई दिक्कत? रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ में आया बेटा? अगर a के वैल्यू में कुछ चेंज आ रहा है आप लिख सकते हो डेल a, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज, बट आप क्या लिख सकते हो? डेल a। अगर कहीं b के ऐसे डेल b लिखा है, मतलब b के वैल्यू में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। डेल्टा का मतलब आप नोट कर लोगे, इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल चेंज। कैसा चेंज? ए स्मॉल चेंज। कोई इशू है? समझ में आ गई बात आपको? चलिए अब इसको मिटाते हैं और आगे समझते हैं। अब देखो, मान लो कि डेल्टा में ऐसा चेंज हो रहा है, बहुत छोटा चेंज हो रहा है, मतलब डेल एक्स when del x approaches to 0। मतलब क्या? x में ऐसा चेंज हो रहा है, इतना छोटा चेंज x में हो रहा है कि वो लगभग किसके बराबर है? 0 के बराबर है। मतलब when del x approaches to 0, मतलब x में ऐसा चेंज हो रहा है जो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। देन द लिमिटिंग वैल्यू डेल y बाई डेल x, मैंने अभी आपको बताया था डेल y बाई डेल x, देन द लिमिटिंग वैल्यू डेल y बाई डेल x is called differential constant, is called differential constant or coefficient, कोई दिक्कत? of del y of dy by dx, of dy by dx। मैंने लिखा कि डेल एक्स अगर अप्रोच कर रहा है किसकी तरफ? 0 की तरफ। कहने का मतलब क्या कि डेल्टा में ऐसा चेंज हो रहा है, एक्स में ऐसा चेंज हो रहा है जो लगभग क्या है? 0 के बराबर है। देन द लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू मतलब क्या? इसमें जो चेंज का वैल्यू है वो क्या कहलाता है?
डिफरेंशियल कॉफिशिएंट कहलाता है dy बाई dx कहलाता है। क्या कहलाता है? dy बाई dx। यहां से एक मशीन मिली हम लोग को d बाई dx। क्या मशीन मिला? d बाई dx। इसको बढ़िया से पैक कर लो बेटा, इसी पे सब काम करना है। क्या है मशीन? d बाई dx। इस d बाई dx को कैसे यूज करेंगे देखो गौर से बेटा, ये टूल है। यहां से डिफरेंशिएशन का मतलब समझो। डिफरेंशिएशन मतलब होता है टू ब्रेक, छोटे को बड़ा को छोटा करना, बड़े वैल्यू को तोड़ तोड़ के छोटा कर देना, स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर देना। और इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब होता है टू ऐड, मतलब जोड़ना, छोटे छोटे वैल्यू को ऐड करके क्या कर देना? बड़ा कर देना। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? ब्रेक करना, तोड़ना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? ऐड करना, मतलब जोड़कर बड़ा कर देना। तो आज हम डिफरेंशिएशन मतलब ब्रेक करना सीख रहे हैं। ब्रेक करने के लिए हमने एक मशीन आपको बताया d बाई dx। क्या मशीन बताया? d बाई dx। अब देखो d बाई dx को कैसे हम तोड़ते हैं जरा समझो। मान लो हमें किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना है। कांस्टेंट कहने का मतलब क्या बेटा? 2, 3, 4, 5, 6 इस सब में से किसी का भी डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं ये देखो। बस डीप में नहीं जा रहा हूं, बस वही बातें जो आपको फिजिक्स में काम आएंगी। मैंने आपको कौन सी मशीन करी थी? d बाई dx। डिफरेंशिएशन किसका करना है? मान लो 2 का करना है, तो यहां पे 2 लिख देंगे यार। क्या लिख देंगे? 2। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। x को तोड़ा, 2 को तोड़ा जा रहा है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि हमने आपको मशीन दिया था d बाई dx और यहां ये वैल्यू पुट करनी है जिसको आपको डिफरेंशिएशन करना है। मतलब यहां पे कौन सी वैल्यू पुट की जाती है? डिफरेंशिएटिंग वैल्यू, वैसी वैल्यू जिसको डिफरेंशिएट आपको करना है। तो यहां मैंने क्या लिखा? d बाई dx और यहां पे क्या लिख दिया बेटा? 2। अब रूल कहता है, रूल जानो, रूल नंबर 1 कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्या होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। That means d by dx, c stands for constant, is equal to 0। ये क्या है बेटा? रूल। चलो इसको कपड़ा पहना दो। तो d by dx और ये क्या हो गया? c मतलब कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये 2 क्या है? कांस्टेंट है ना, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0। तो सिंपल सा रूल है ना कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। तो d बाई dx यहां पे हमने 2 लिख दिया, डिफरेंशिएशन कितना आ गया? 0। पहला रूल नोट करोगे, d बाई dx c मतलब कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। अगर कोई कह देता 5 का डिफरेंशिएशन करो तो क्या लिखते? d बाई dx यहां पे 5 लिखते और इज इक्वल टू सीधा क्या लिख देते? 0। क्योंकि रूल क्या कहता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन लिखकर डैश देना और पहला रूल लिखना जैसे हम लिखा रहे हैं उस तरह से। टॉपिक बनाना रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ये फिजिक्स नहीं है, ये बस आपकी हेल्पिंग हैंड है। ये बस आपको मदद करेगी फिजिक्स पढ़ने में। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। पहला रूल है d बाई dx c मतलब कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। कोई दिक्कत? एग्जांपल एक दे दो, d बाई dx 5 या 50 इज इक्वल टू कितना? 0। समझ में आ गया? आगे बढ़े इन सबसे। अब दूसरा रूल देखो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमने क्या कहा? 0 आता है। अब कांस्टेंट के साथ वेरिएबल आ जाए, क्या आ जाए? कांस्टेंट के साथ वेरिएबल।
तो डी बाई डी एक्स यहां सी वाई लिख दो। सी का मतलब कांस्टेंट, वाई का मतलब वेरिएबल। तो क्या होगा भाई, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यहां मैंने आपको क्या बताया, 0 होता है। अब यहां कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन नहीं होना है, तो कांस्टेंट किधर जाएगा, पीछे चला जाएगा, या कि ये आगे। रूल ये बनेगा c इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्या होगा, c इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये रूल है। तो मान लो अगर हमको डिफरेंशिएट करना है 5y को, इसमें क्या क्या है, किसको डिफरेंशिएट करना है, 5y को, तो कांस्टेंट भी है और क्या है, वेरिएबल भी है। तो यहां पे देखो d बाई डी एक्स, यहां क्या रखोगे बेटा, 5y रखो, 5 किधर आएगा बाहर, और y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स। दैट्स योर आंसर, यही इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत, एप्लीकेशन आगे मिलेगा, यूज आगे मिलेगी, बट अभी इतना देखो। पहला रूल समझ गए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। कांस्टेंट के साथ जब वेरिएबल आ जाए तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है। कोई दिक्कत, एक और रूल सिखाता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको और रूल सिखाऊंगा। आज इतना ही। देखो मान लो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, d बाई डी एक्स ऐसा हो, x टू द पावर 5, y टू द पावर 5, इस तरह का आ जाए और कहे कि डिफरेंशिएशन करो, तो कैसे होगा, मतलब x टू द पावर n एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, तो क्या करना बेटा, पावर को पहले लिखना, फिर जो डिफरेंशिएशन का बेस है उसको लिखना, और फिर पावर में से 1 घटा देना। ये रूल कहता है d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। मतलब क्या हुआ बेटा, देखो यहां गौर से, d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n, तो एन एक्स एन एन माइनस 1 है। मान लो यहां पे हमको करना था d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 5 को करना था, तो क्या होगा, 5 पहले आएगा, फिर x, फिर कितना घटेगा, 1। मैंने बोला था पावर में से 1 घटाने के लिए, तो क्या हो जाएगा, 5x टू द पावर 4। अगर बेटा यहां रहता है x टू द पावर 7, तो क्या करते, मैंने बोला पावर पहले लाओ, फिर वेरिएबल लिखो, फिर क्या कर रहा है, पावर में से 1 घटाओ, मतलब कितना, 7x टू द पावर 6। ये 3 रूल आप लोग समझ गए। पहला रूल मैंने आपको क्या सिखाया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। दूसरा, कांस्टेंट के साथ अगर वेरिएबल आ जाए, मतलब d बाई डी एक्स सी वाई, तो हो जाएगा कांस्टेंट बाहर और किसका डिफरेंशिएशन, वेरिएबल का। अब चलो लास्ट रूल है कि अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो तो पावर पीछे जाता है और पावर में से कितना घट जाता है, 1 घट जाता है। कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात। अब कल से हम लोग डिफरेंशिएशन के आगे के रूल देखेंगे। मैंने जो इससे पहले आपको बताया कि डेल वाई किसे कहते हैं, डेल एक्स किसे कहते हैं, फंक्शन किसे कहते हैं, ये सब सिर्फ आपको हेल्प करेगा। 1-2 दिन 3 दिन के वीडियोस में हम इसको क्लियर कर लेंगे डिफरेंशिएशन को, और इंटीग्रेशन अभी नहीं करेंगे, फिर जब जरूरत होगी तब इंटीग्रेशन को करेंगे। डिफरेंशिएशन क्लियर करके हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट से क्लास 11 की पढ़ाई शुरू कर देंगे। तब तक आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।